नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है इन लोगों को 2025 में आईटीआर फाइलिंग से मिला है एग्जम्पशन। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 2024-25 यानी कि आपका असेसमेंट ईयर 25-26 में किन लोगों को आईटीआर फाइल नहीं करनी है, यानी कौन से ऐसे व्यक्ति है जिनको आईटीआर फाइलिंग से एग्जम्पशन दिया गया है। सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला जो है यहां पर लिया गया है। तो कौन से ऐसे व्यक्ति है, कौन से ऐसे पर्सन है जिनको आईटीआर फाइलिंग से बेनिफिट मिला है, यानी उन्हें आईटीआर जो है नहीं फाइल करनी है। तो फाइल यहां पर नहीं करनी है इनकम टैक्स रिटर्न। किन लोगों को एग्जम्पशन, किन लोगों को मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है आईटीआर फाइल करने की, कब यहां पर आपको एग्जम्पशन मिलेगा, जानेंगे आज के इस कंप्लीट वीडियो में। कौन से ऐसे व्यक्ति है, कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना है, और यह भी बताएंगे साथ साथ ड्यू डेट उनके लिए क्या होगी अगर जो भी रिटर्न फाइल करेंगे, यानी जिन पर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होगी उनके लिए ड्यू डेट भी जानेंगे, और कितनी लेट फीस आपको लगने वाली है अगर आप टाइम पर ड्यू डेट से पहले अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करेंगे तो क्या लेट फीस आपको लगने वाली है, क्या चार्जेस आपको देने पड़ सकते हैं, जानते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं किन लोगों को एग्जम्पशन दिया गया है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से। मैंडेटरी आईटीआर किनको फाइल करनी है, कंपलसरी किन्हें आईटीआर फाइल करनी होती है, साथ ही साथ सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं क्या यहां पर लेट फीस या लेट चार्जेस आपको लगेंगे अगर आप डिले करते हैं आईटीआर फाइलिंग में। यानी आईटीआर फाइलिंग आपके लिए एप्लीकेबल है, मैंडेटरी है, लेकिन अगर आप डिले करते हैं यानी आफ्टर ड्यू डेट अगर आप फाइल करेंगे तो कितना यहां पर चार्जेस आपको देना पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं अगर आपकी इनकम अप टू 2.5 लाख रुपए तक है तो उस केस में आपको कोई भी लेट फीस या लेट चार्जेस नहीं लगेंगे। इसके बाद आ जाते हैं 2.5 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है तो उस केस में 1,000 रुपए की लेट फीस आपको लगेगी, यानी लेट चार्जेस यहां पर आपको लगेंगे 234F सेक्शन के तहत। अब लेट कब तक, ध्यान रखिएगा, आप 31 जुलाई के बाद अगर आईटीआर फाइल कर रहे हैं या फिर अगर आप ऑडिट केस है तो 31 अक्टूबर के बाद अगर आप आईटीआर फाइल करेंगे तो उस केस में 31 दिसंबर तक आपको बिलेटेड आईटीआर फाइल करनी होती है 2025 तक। तो अगर आप बिलेटेड आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपको लेट चार्जेस देने पड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा अगर आपने रिवाइज आईटीआर फाइल करी, यानी आईटीआर ओरिजिनल जो आईटीआर थी 139(1) के अंदर, ये तो आपने टाइमली फाइल कर दी, बिफोर द ड्यू डेट आपने फाइल करी है, लेकिन अगर आपने रिवाइज आईटीआर करी 139 सबसेक्शन 5 में और बिलेटेड आईटीआर है 139 सबसेक्शन 4 में करेंगे तो लेट फीस लगेगी। लेकिन अगर आप रिवाइज कर रहे हैं और वो भी ड्यू डेट के बाद करेंगे तो इस यहां पर कोई भी लेट फीस आपको नहीं लगने वाली है। इसी के साथ बात करते हैं अगर आपकी इनकम जो है वो 5 लाख से क्रॉस कर जाती है तो 5,000 रुपए की सीधे सीधे लेट फीस आपको देनी पड़ सकती है। भले ही आपका कोई टैक्स हो या नहीं हो, आपको लेट फीस तो यहां पर 5,000 रुपए देनी पड़ेगी। तो 5,000 और 1,000 की लेट फीस यहां पर आपको देनी है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा अगर आप कंपनी है या फिर अगर आप फर्म है तो इन दोनों को जो है कंपलसरी आईटीआर फाइल करनी होती है, कोई भी रिलैक्सेशन यहां पर नहीं दिया जाता है। तो कंपनी और फर्म्स को यहां पर मैंडेटरी आईटीआर फाइल करनी होती है, कोई बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा नहीं मिलता, कोई यहां पर इनके लिए कंसेशन नहीं दिया जाता, इन्हें मैंडेटरी आईटीआर फाइल करनी पड़ती है। आइए बात करते हैं क्या है ड्यू डेट, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो या फिर कोई अदर पर्सन क्यों ना हो, ड्यू डेट क्या दी गई है, ड्यू डेट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम जानेंगे किन लोगों को एग्जम्पशन मिला है आईटीआर फाइलिंग से, किनको मैंडेटरी करना है ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले जानना जरूरी है ड्यू डेट क्या दी गई है, कब तक आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है। अब बात करते हैं ड्यू डेट के बारे में। तो ड्यू डेट यहां पर क्या है, कब तक आपको आईटीआर जो है वो फाइल करनी है, सेक्शन 139(1)
जो होगी आपकी ओरिजिनल आईटीआर रिटर्न। यहां पर आपको कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। तो यहां पर 3 पार्ट में ड्यू डेट को डिवाइड करके रखा हुआ है सेक्शन 139(1) के अंदर। सबसे पहले ड्यू डेट आती है अपनी, सबसे पहले होगी 31 जुलाई। इसके बाद आपकी आती है 31 अक्टूबर 2025 और लास्ट में आपकी आती है 30 नवंबर 2025। अब ये किन किन लोगों के लिए कौन सी ड्यू डेट एप्लीकेबल है, आइए जानते हैं। तो अगर आप एसएससी है या इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, एओपी, बीओआई, कोई भी एसएससी है जहां पर ऑडिट करना आपके लिए लायबल नहीं है, ऑडिट नॉट लायबल, यानी अगर आप नॉन ऑडिट केस में आते हैं तो उस केस में जो है आपके लिए जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई 2025 है। ज्यादातर सभी आम नागरिक, जिन लोगों को सैलरीड पर्सन हो गए या कोई बिजनेस पर्सन है लेकिन ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, प्रोफेशन में हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा जितने भी आम नागरिक है वो सभी के लिए ड्यू डेट होती है 31 जुलाई 2025। अब बात करते हैं 31 अक्टूबर 2025 किन के लिए होगी। अगर आप कंपनी है तो हमने पहले ही बताया था कंपनी को आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, तो कंपनी है तो 31 अक्टूबर आपके लिए मैंडेटरी ड्यू डेट है। ड्यू डेट से पहले पहले आपको आईटीआर फाइल करना है। इसके बाद उन पर्संस की बात करेंगे अदर देन कंपनी, यानी कंपनी के अलावा अगर कोई इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, फर्म है, एलएलपी है, तो इन लोगों के लिए कब एप्लीकेबल होगा, अगर ये लायबल होंगे ऑडिटेड केस में, अगर ये ऑडिट में कवर होते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स लॉ में हो या कोई अदर लॉ में भी क्यों ना हो, यहां पर आपको 31 अक्टूबर की ड्यू डेट आ जाती है। इनके अलावा तीसरे एक और है जो है पार्टनर ऑफ अ फर्म, और वो यहां पर लायबल है ऑडिट के लिए, तो यहां पर आप भी कवर हो जाते हैं। आपके लिए भी जो डेट है, जो पार्टनर के लिए डेट होगी वो 31 अक्टूबर 2025 ही मानी जाएगी। तो कंपनी हो गई, ऑडिटेड केस वाले हो गए, और जो पार्टनर है वो 31 अक्टूबर की डेट आ जाती है। अब बात करते हैं 30 नवंबर को कौन सी डेट आएगी। अगर आप रिपोर्ट करते हैं ट्रांजैक्शन यानी फर्निश करते हैं 92E के तहत, तो इस केस में जितने भी एसएससी है वो यहां पर कवर हो जाएंगे, चाहे वो कंपनी हो, फर्म हो। अगर आप यहां पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के तहत रिपोर्ट फर्निश करेंगे तो आपके लिए ड्यू डेट होगी 30 नवंबर 2025। ये जो ड्यू डेट हमने आपको बताई है वो है आईटीआर फाइलिंग के लिए फाइनेंशियल ईयर 2024-25, यानी आपके असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए ये ड्यू डेट आपकी होने वाली है। आइए बात करते हैं किन लोगों को मैंडेटरी आईटीआर फाइल करनी है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है वो अगर क्रॉस हो जाती है तो आपको आईटीआर फाइल करनी होती है। अब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट किन लोगों पर अप्लाई होती है, तो अगर आप इंडिविजुअल है, अगर आप एनआरआई भी हुए तो भी यहां पर आपके लिए एप्लीकेबल होगा। इंडिविजुअल हो गए एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन सभी पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अप्लाई हो जाती है। न्यू टैक्स रिजिम के लिए अलग लिमिट दी गई है। सभी केस में चाहे आपकी एज 60 साल से कम हो, 60 से ज्यादा हो या 80 से ज्यादा क्यों ना हो, आपके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख की रखी गई है। 3 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो आपको मैंडेटरी आईटीआर फाइल करना है। 3 लाख के अंदर इनकम है, आपको आईटीआर फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करें तो 60 साल से कम है तो 2.5 लाख रुपए की आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। अगर आप 60 से लेकर 80 के बीच में है तो उसके इसमें 3 लाख आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, और कहीं अगर आपकी एज 80 से ज्यादा है तो उसके इसमें 5 लाख रुपए की आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट रखी गई है। यहां पर ध्यान रखिएगा 87A रिबेट की लिमिट आपको कैलकुलेट नहीं करनी है, एक तो ये चीज। दूसरा, आपको कैपिटल गेन में जो भी एग्जम्पशन मिलते हैं सेक्शन 54, सेक्शन 54B, सेक्शन 54D, सेक्शन 54EC, सेक्शन 54F, सेक्शन 54G और सेक्शन 54GA, इनको भी कंसिडर नहीं करना है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कैलकुलेट करते वक्त। तीसरा ध्यान रखिएगा, आपको चैप्टर 6A के 80C से लेकर 80U तक के जो डिडक्शन है ये भी कैलकुलेट नहीं करने हैं। अगर आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कैलकुलेशन करते हैं, यानी ये 3 लाख के अंदर इन तीनों चीजों को कंसिडर नहीं करना है। एक फॉर्मेट अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी जब 5 हेड ऑफ इनकम होती है
सैलरी हो गई, आपकी बिजनेस इनकम हो गई, हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो गई, कैपिटल गेन हो गई, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो गए, फिर आती है आपकी ग्रॉस टोटल इनकम लेस आपके डिडक्शन आ जाते हैं 80C से 80U के, फिर आपकी नेट टोटल इनकम निकल कर आती है। तो यहां पर ये 80C 80U ये आपको नहीं देखना है, और कैपिटल गेन के जो एग्जम्पशन है वो यहां पर आपको नहीं देखना। इसके अलावा जो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आएगी कैपिटल गेन के एग्जम्पशन को हटाकर ये देखना, अगर ये जो है आपकी क्रॉस हो जाती है, अगर ये 4 लाख आपकी है तो उस केस में 3 लाख से क्रॉस है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। और अगर ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख से क्रॉस कर गई है तो आपको यहां पर आईटीआर फाइल करना पड़ सकता है। अब न्यू टैक्स रिजीम में आपको 80C से 80U के डिडक्शन नहीं मिलते, लेकिन कुछ डिडक्शन मिलते हैं, जैसे कि 80CCH हो गए, 80JJA हो गया और 80CCD सबसेक्शन 2 हो गया। तो ये न्यू टैक्स रिजीम में आपको कंसीडर नहीं करने हैं। तो आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट चेक करनी है। आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या दी गई है? अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम क्रॉस हो जाती है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। अब बात करते हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो हमने आपको बता दी कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम क्रॉस कर गई तो आपको आईटीआर फाइल करनी है। तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, मान लीजिए आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो 3 लाख रुपए आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। अगर इससे ज्यादा आपकी इनकम हुई तो आपको आईटीआर फाइल करना है। लेकिन कुछ केसेस हम आपको बताएंगे जहां पर अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए से कम भी है, लोअर देन 3 लाख है, तो भी आपको आईटीआर जो है वो मैंडेटरी हो जाती है। तो कौन से ऐसे व्यक्ति है जिनको आईटीआर मैंडेटरी होगी? जिनकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम भी क्यों ना होती है, अगर वो कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं। जैसे कि अगर आपका टीडीएस डीडीएस से डिडक्ट हुआ है या फिर आपका टीसीएस जो है वो कलेक्ट हुआ है। ध्यान रखिएगा, कंबाइंड यहां पर आपको लिमिट देखनी है 25,000 रुपए से ज्यादा। इन केस अगर आपका टीडीएस और टीसीएस दोनों मिलाकर 25,000 रुपए से ज्यादा डिडक्ट या कलेक्ट हुआ है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उस केस में लिमिट जो है वो 50,000 रुपए से रखी गई है। तो 50,000 से ज्यादा का अगर आपका टीडीएस और टीसीएस डिडक्ट या कलेक्ट हुआ है तो उन सीनियर सिटीजन को आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं अगर आपने सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया है पूरे साल में 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा, चाहे आपका एक सेविंग अकाउंट हो या एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट है, सभी को मिलाकर अगर आपने 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा जमा करवाया है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा, भले ही आपकी इनकम 3 लाख से कम भी क्यों ना है। तीसरा आ जाते हैं, अगर आपने करंट अकाउंट में पैसा जो है वो डिपॉजिट करवाया है 1 करोड़ रुपए से ज्यादा, चाहे आपका एक करंट अकाउंट हो या एक से ज्यादा करंट अकाउंट है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर यानी अप्रैल से लेकर मार्च के पीरियड तक, तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। आ जाते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे। तो अगर आपने कोई बिजनेस किया है और अगर आपका जो बिजनेस का जो टर्नओवर है या आपकी जो सेल है या इसे ग्रॉस रिसिप्ट कर लीजिए, अगर ये एक्सीड हो जाती है 60 लाख रुपए या उससे ज्यादा, तो ध्यान रखिएगा आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, भले ही आपकी इनकम 3 लाख से कम भी क्यों ना है। इसके अलावा बात करते हैं प्रोफेशन की। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एडवोकेट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, आपकी जो ग्रॉस रिसिप्ट है पूरे साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा अगर क्रॉस कर गई है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किया है पूरे साल में 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। अगला आ जाते हैं, अगर आपने फॉरेन ट्रैवल किया है, खुद से किया है या आपके फैमिली मेंबर के लिए आपने फॉरेन ट्रैवल पर एक्सपेंस किया है, तो उसके इसमें ध्यान रखिएगा 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा की अगर लिमिट हुई तो आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी हो जाता है। तो यह 7 इंपॉर्टेंट कंडीशन है जहां पर आपको आईटीआर मैंडेटरी फाइल करना पड़ सकता है अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए से कम भी क्यों ना है। लेकिन अगर आपने ये ट्रांजैक्शन किए हैं तो ध्यान रखिएगा इन लोगों को, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, इंडिविजुअल पर्सन हो या एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एनआरआई भी क्यों ना हो, एनआरआई सीनियर सिटीजन भी क्यों ना हो, आपको आईटीआर फाइल करना यहां पर जरूरी हो जाता है, क्योंकि यह ट्रांजैक्शन जो है मैंडेटरी ट्रांजैक्शन है। आपको यहां पर भले ही आपकी इनकम जो है वो 3 लाख से कम भी क्यों ना है, रिटर्न फाइल करना आपके लिए जरूरी हो जाएगा। के अलावा 2 पॉइंट और दिए गए हैं जहां पर आपको मैंडेटरी आईटीआर फाइल करना अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट लोअर भी क्यों ना होती है 3 लाख के अंदर, तो ये 2 एक्स्ट्रा पॉइंट और दिए गए हैं।
पहला एक्स्ट्रा पॉइंट है, यानी ये बेनिफिशियल अगर आप ओनर है किसी भी एसेट्स के जो लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया, या किसी एंटिटी के अंदर आपका फाइनल इंटरेस्ट क्यों ना हुआ हो, या आप साइनिंग अथॉरिटी है जो भी अकाउंट होल्ड हुआ है आउटसाइड इंडिया। यानी अगर आप बाहर के देश में अकाउंट खोलकर आ जाते हैं, वहां पर आप साइनिंग अथॉरिटी आपने अकाउंट खोला है, या आपकी कोई एसेट है या कोई एंटिटी है जिसके अंदर आपका बेनिफिशियल ओनर है, आप बेनिफिशियल ओनर है, आपका इंटरेस्ट है, तो इस केस में आपको यहां पर इनकम क्राइटेरिया नहीं देखना है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपको नहीं देखनी है, आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप बेनिफिशियरी है किसी भी एसेट्स के इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी जो आउटसाइड इंडिया है, बाहर के देश में अगर कोई एसेट है जिसके आप बेनिफिशियरी है, बेनिफिशियल ओनर नहीं है, बेनिफिशियरी है, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी हो जाता है। तो ये दो रिक्वायरमेंट और है जहां पर कहा जा रहा है साफ साफ कि आउटसाइड इंडिया अगर आपकी कोई एसेट है, आपका कोई अकाउंट है जहां पर आप साइनिंग अथॉरिटी है, या कोई एंटिटी है जिसमें आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, आप बेनिफिशियल ओनर है या बेनिफिशियरी है, सिर्फ उस एसेट्स के उसको देख रेख कर रहे हैं, आप उसके एक्चुअल ओनर नहीं है, सिर्फ देख रेख कर रहे हैं, या फिर आप एक्चुअल ओनर भी हो सकते हैं, तो उस केस में ध्यान रखिएगा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपको नहीं देखनी है, आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। तो ये दो कंडीशन और ऐड हो जाती है उन 7 कंडीशन के साथ जहां पर आपको मैंडेटरी आईटीआर फाइल करना पड़ सकता है। पॉइंट यहां पर आ जाता है जो हमारा 4th पॉइंट है, जहां पर आपको सेक्शन 194P के तहत एग्जम्पशन मिल जाता है जो भी स्पेसिफाइड सुपर सीनियर सिटीजन है, यानी जो भी सीनियर सिटीजन है, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है, जिनकी एज ध्यान रखिएगा 75 साल या उससे ज्यादा है, और वो होंगे रेसिडेंट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, यानी अप्रैल से लेकर मार्च महीने के बीच में कभी भी अगर उनकी एज 75 साल या उससे ज्यादा क्रॉस हो जाती है, अगर वो रेसिडेंट है, तो इनको यहां पर एग्जम्पशन दिया गया है आईटीआर फाइलिंग से, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ। क्या कंडीशन है ध्यान रखिएगा, ऐसे स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन जिनकी यहां पर सिर्फ पेंशन इनकम होनी चाहिए, और वो पेंशन इनकम जो है स्पेसिफाइड बैंक जो होगी या शेड्यूल बैंक जो है वहां पर आनी चाहिए। ध्यान रखिएगा पेंशन इनकम के अलावा सेविंग अकाउंट का ब्याज आ सकता है वहां पर, अगर वो पैसा डिपॉजिट करते हैं, एफडी में पैसा डाला हुआ है तो वहां से ब्याज आ सकता है, तो उसी एक ही स्पेसिफाइड बैंक के अंदर सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, पेंशन इनकम का ब्याज, यही 3 इनकम है। इनके अलावा उसकी कोई हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम नहीं होनी चाहिए, कैपिटल गेन की इनकम नहीं होनी चाहिए, बिजनेस या फिर प्रोफेशन की इनकम नहीं होनी चाहिए, डिविडेंड इनकम नहीं होनी चाहिए, शेयर मार्केट की इनकम नहीं होनी चाहिए, या फिर क्रिप्टो की इनकम जो है नहीं होनी चाहिए, इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए, ये सारी इनकम नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पेंशन इनकम होनी चाहिए, सेविंग का ब्याज होना चाहिए, एफडी का ब्याज होना चाहिए। तो उस केस में यहां पर स्पेसिफाइड बैंक 12BBA के तहत यहां पर आपको डिक्लेरेशन देना होगा स्पेसिफाइड बैंक को, जो भी स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है, कि आपके सिर्फ पेंशन इनकम है, पेंशन इनकम के अलावा कोई इनकम नहीं है, सिर्फ ब्याज या एफडी की इनकम है। तो उस केस में जैसे ही ये डिक्लेरेशन आप जमा करेंगे तो आपका जो भी स्पेसिफाइड बैंक होगा वो आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा। टीडीएस यहां पर 2 तरीके से डिडक्ट किया जा सकता है, पहला तो आपको न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से डिडक्ट किया जा सकता है, या फिर ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से डिडक्ट किया जाएगा। यहां पर आपको रिबेट जो है वो 87A का अलाउ किया जाएगा, प्लस ओल्ड टैक्स रिजिम है तो 80C से लेकर 80U के डिडक्शन अलाउ किए जाएंगे। अगर न्यू टैक्स रिजिम है तो 80CCH अगर आप अग्निवीर में कंट्रीब्यूशन करते हैं। इसके अलावा आपको 80JAA का बेनिफिट मिलेगा, और 80CCD सबसेक्शन 2 का यहां पर डिडक्शन मिलता है। ध्यान रखिएगा 80CCD 2 का नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ आपकी पेंशन इनकम है, तो उस केस में यहां पर आपको डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। लेकिन यहां पर 80C से लेकर 80U तक के जो भी डिडक्शन है ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आपकी जो टोटल इनकम है वो कंप्यूट करने के बाद जो भी यहां पर आपकी नेट टोटल इनकम निकल कर आएगी, जो भी स्लैब के हिसाब से जो भी टैक्स रेट होगा, आपकी जो स्लैब है वो यहां पर न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से अप टू 3 लाख तक आपको नील टैक्स लगेगा, 3 लाख से लेकर 7 लाख तक आपको 5%। ये हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25, यानी कि आपके असेसमेंट ईयर 25-26 के बारे में। 7 लाख से लेकर 10 लाख की बात करें तो 10% टैक्स लगेगा, 10 लाख से 12 लाख की इनकम है तो उसके इसमें 15%, 12 लाख से अगर आपकी 15 लाख तक की इनकम है तो 20%, और 15 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो उसके इसमें 30%। तो इस हिसाब से टैक्स लगेगा, प्लस यहां पर 4% सेस भी आपको लग जाता है। तो इस हिसाब से जो है वो आपका टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाएगा और गवर्नमेंट को जमा कर दिया जाएगा। साथ में जो भी एविडेंस देने हैं
जो भी LIC की रिसीट हो गई या कोई भी आप डिडक्शन लेते हो ओल्ड टैक्स रिजीम में, तो वो भी अटैच किए जाएंगे। अगर यहां पर स्पेसिफाइड बैंक जो है ये सभी कार्य कर लेती है, तो उस केस में जो भी स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है, 75 साल उससे ज्यादा है, रेसिडेंट है, उसे ITR फाइलिंग से एग्जम्पशन मिल जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने यहां पर आपको मैंडेटरी रिक्वायरमेंट में बताया था, TDS और TCS जो है, अगर आपका 50,000 रुपए से ज्यादा डिडक्ट हुआ है, कलेक्ट हुआ है, तो उस केस में आपको ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ये एक इंपॉर्टेंट और नई चीज है, ये ध्यान रखिएगा। अगर किसी सीनियर सिटीजन का, चाहे वो 75 साल या उससे ज्यादा क्यों ना हो, आपका TDS या TCS कंबाइन की बात कर रहे हैं, दोनों मिलाकर 50,000 रुपए से ज्यादा अगर हुआ है डिडक्ट, तो उस केस में आप ITR फाइलिंग एग्जम्पशन से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा अगर आपका TDS डिडक्ट हुआ है तो भी आपको ITR फाइल करना पड़ सकता है। तो TDS ना डिडक्ट हो, इसके लिए फॉर्म 15H आप जमा कर सकते हैं। सरकार ने 1 लाख तक लिमिट कर दी है सभी सीनियर सिटीजन के लिए, यहां पर ब्याज का TDS डिडक्ट करने पर सेक्शन 194A के तहत। तो 1 लाख से ऊपर होगा तब आपका TDS डिडक्ट होगा, लेकिन आप फॉर्म 15H जमा कर दें, फॉर्म 15H जमा नहीं किया और आपका TDS डिडक्ट हो गया, तो यह सेक्शन कोई भी काम आपको नहीं आएगा। इनकम टैक्स रिटर्न आपको फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा, क्योंकि रिफंड आपको लेना है, रिटर्न फाइल करेंगे तभी आप रिफंड ले पाएंगे। बैंक आपको पैसा एक बार जो डिडक्ट कर लेती है वो वापस आपको नहीं देगी, क्योंकि वो ऑलरेडी गवर्नमेंट को जा चुका है। तो आपको गवर्नमेंट से अब लेना है तो ITR फाइल करना पड़ेगा, रिफंड लेना पड़ेगा, समय लगेगा, ड्यू डेट तक इंतजार करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, ड्यू डेट तक इंतजार ना करें, फॉर्म जमा करें, फॉर्म 12BBA जमा करें, फॉर्म 15H जमा करें, सारे फॉर्म जमा करें। अगर आपकी पेंशन इनकम है, ब्याज की इनकम है, तो आपको यह फायदा बेनिफिट मिल जाता है।